वट साहब, जाहिर है आप इन्फॉर्म्ड हैं, इदारों के करीब भी समझे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो अब वाज़े कर रही है कि बात होगी तो DGISI और आर्मी चीफ से होगी, मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब बराह रास्त तनकीद भी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की रीडिंग यही है कि इदारे इस वक्त बैकफुट पर हैं, सूरत हाल नहीं संभल रही है और वो खुद मजबूर होंगे इमरान खान से बात करने के लिए। क्या ऐसा ही है कि इदारे मजबूर हो रहे हैं, आज नहीं तो कल उन्हें बात करनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, सबसे पहले तो ये कि ना कोई डील है ना कोई ढील है, ना आज के वक्त को ऐसी बात हो रही है, ना कोई नज़र आ रही है ऐसी चीज़। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए कौम को समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को, कि स्ट्रैटेजी क्या है PTI की। PTI की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि PTI चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहें, उनकी पॉपुलैरिटी के मज़े वो लूटते रहें। ये जो आज आप पॉलिटिकल PTI की पार्टी के सरगर्म सरबराह और जो भी हैं वो जो नज़र आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, आगे पीछे भी हैं, ऊपर नीचे भी हैं। तो बड़ी क्लैरिटी रखें, दे आर ऑल प्लेइंग अ गेम। ये जो मज़ाकरात की बात है, एक कोई और मज़ाकरात की बात कर रहा है जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो दूसरे मज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो आधा कुछ दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब को जेल में ये बात मैसेज पहुँचेगा, अमीन गंडापुर जो है वो अटैक मोड पे आ गया। अमीन गंडापुर कोई अटैक मोड पे नहीं आया। अमीन गंडापुर जो है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे गवर्नमेंट के साथ भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, चारों तरफ हैं वो, इसीलिए वो हैं। और इसी तरीके से बाकी कौमी असम्बली में भी यही है। और मैंने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में, अपर हाउस में भी ये कहा कि वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मासूम बन के उन्हीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मैं तो अपनी कुर्सी भी खैर बात करके दे के आया हूँ PTI को, जो वो मुझसे नहीं ले सकते थे। वैसे मगर इसमें मसला ये है कि आप अली बिन गंडापुर साहब का कह रहे हैं, बड़ा सख्त बयान दिया है उन्होंने। ज़ाहिर अभी रिसेंट पास में ज़रूर हुआ कि वो वज़ीर आज़म से भी मिले, फिर नकवी साहब से भी मिले, वज़ीर दाखिला से, उस पर उन पर तनकीद भी हुई, मगर अब तो उन्होंने बड़ी नाम लिए बगैर मगर इस्टेब्लिशमेंट पर ही तनकीद की है। अगर उन्हें अपनी कुर्सी की परवाह होती तो इतनी सख्त तनकीद करते हैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए? शाहजेब साहब देखिए, अमीन गंडापुर मेरा दोस्त भी है, मेरा कॉलीग भी रह चुका है, वो मेरी रग रग से वाकिफ़ है और मैं उसकी। अगर आपका एनालिसिस, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं एनालिसिस के अंदर, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो दिमाग, दिल और ज़बान सब आगे पीछे हुई भी हैं। बॉडी स्ट्रक्चर एक पेस पे नहीं है। और आपकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़बरदस्त है और आप जैसे और 2 4 5 10 लोग हैं जिनको अल्लाह ने मनसब दिया, अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या राब्ते हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या माफ़ी हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या तलाफ़ी हुई, कहाँ कहाँ ये कहा गया कि खान को मैसेज पे जा रहा था ताकि वो ठंडा हो जाए, वो गर्म था मुझ पर, उसमें गवर्नमेंट के कौन थे, गवर्नमेंट में किससे हुआ, दाएं बाएं किससे हुआ, लेफ्ट राइट किससे हुआ और ऊपर नीचे किससे हुआ। तो सर ये दूध का दूध पानी का पानी आपको पता चल जाएगा और आने वाले दिनों में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इट्स नॉट टू फार अवे। वैसे मगर एक तरफ खान साहब हैं जो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, उनके साथ और उनकी अहलिया के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वो अस्करी क़यादत पर डाल रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं मुझे 8 महीने के 8 साल भी रहना पड़ा तो मैं डील नहीं करूंगा, जो कि रऊफ हसन साहब ने बयान दिया। तो खान साहब आप अच्छी तरह उनके करीब रहे हैं, आप जानते हैं कि वो सियासी सूरत हाल को भी समझते हैं, मुस्तकबिल की तरफ भी उनकी नज़र होती है। वो कहीं ना कहीं वीकनेस देख रहे हैं इसलिए अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वरना वो खुद वीकनेस दिखा रहे होते अगर उन्हें स्ट्रेंथ नज़र आ रही होती आगे से। शाहजेब साहब देखिए, हम लॉजिकल बात कर लेते हैं, अगर आप मुझे 1 सेकंड दे दें। देखिए शाहजेब साहब, अगर तो हार्पिक जो है वो डाला गया, इसको लॉजिकली सुनिएगा, हार्पिक अगर डाला गया तो हार्पिक पेप्सी तो है नहीं कि बचपन से हम पीते थे, हमें पता हो ये हार्पिक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने हार्पिक डलते हुए देखा अपनी प्लेट में, तो क्या उस प्लेट को अगर कोई आदमी देख ले कि मेरे खाने में कोई जहर डाल रहा है तो क्या खाएगा? ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इस नैरेटिव बिल्डिंग का अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसको लॉजिकली फिर सुन लें, अगर हार्पिक पेप्सी है तो आपको पता चलेगा टेस्ट क्या है, और अगर मैंने देख लिया कि मेरी कॉफ़ी में आपने जहर के 3 कतरे डाल दिए हैं तो मैं पीऊँगा क्यों? तो ये अगर आप इसको कोलाइड करके देखें तो पाकिस्तानी कौम जो इमरान खान साहब से प्यार करती है वो ये भी जान ले कि इमरान खान साहब के साथ फिर कैसी गेम की जा रही है जिसके अंदर वो फिर मजीद बर्बाद और तबाह होने की तरफ जा रहे हैं, और वो अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे, अभी भी सोच उनकी पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं जा रही। वो उन्हीं फेरी टेल्स और उन्हीं सोर्सेज और उन्हीं ज़राए ख़ास भी अभी एक्टिव हैं, चाहे वो अब है नहीं बड़ी पोजीशन पे, लेकिन वो एक्टिव हैं। तो आप उसकी पूरे ओवरऑल कैनवस को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरिटी से मिल जाएगा, और आपको तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर खास एक्टिव हैं तो इससे भी तो वीकनेस की ही निशानदेही होती है ना, कि इदारा उस खास को रोक नहीं पा रहा है और वो एक्टिव है और खबरें आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं दरमियान में मौजूद है मामला तय कराने के लिए।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शाहजेब साहब। मैंने आपके दीगर प्रोग्राम्स में भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक्चुअली चीफ जस्टिस हैं अपने इदारे के, और अगर वो जस्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन उन पे हो जाएंगे। और वो एक ईमानदार नेक नीयत आदमी है और उनकी रेपुटेशन जो है वो दागदार है, बगैर दाग के स्पॉटलेस करियर है उनका। सो ही मीन्स बिजनेस, व्हेन ही मीन्स बिजनेस, ही मीन्स बिजनेस। और SIFC हमें एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसके तहत हम आगे देख रहे हैं। बाकी तो कोई पॉजिटिविटी मुल्क के अंदर मुझे तो उसके अलावा नज़र नहीं आती, और मुझे लग भी रहा है कि वो बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। तो वैसे अगर कामयाब हो जाएंगे तो आप तो खुद 2 साल से ज़्यादा इस हुकूमत को चलता हुआ नहीं देख रहे थे। अगर SIFC का प्लेटफॉर्म कामयाब होता है तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अस्करी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर हैं आगे चलने के लिए? देखिए शाहजेब साहब, मैंने अस्करी क़यादत की बात की है, मैंने कहीं गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप फ़ौज को भेज देते हैं। जब आपको बॉर्डर पर शहादतें करवानी होती हैं, दुश्मन से बचाना होता है तो आप फ़ौज को कह देते हैं। जब सैलाब आता है आप फ़ौज को बुला लेते हैं, धरना होता है आप फ़ौज को बुला लेते हैं। सब कुछ आप फ़ौज को करते हैं, कुर्बानियाँ भी उनसे लेते हैं, फिर आप छींटे भी उन पर उड़ाते हैं। ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो आज की करंट गवर्नमेंट हो कि उनके कुछ मुरझाई भी शाखें बात कर रही हों या पौधे पत्ते बात कर रहे हों, या चाहे मेरी साहब का पार्टी बात कर रही हो या उससे पहले आगे पीछे की पार्टियां बात कर रही हो। तो बड़ी क्लैरिटी होना चाहिए। 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं है। लेट्स बी डेमोक्रेटिक, लेट्स नॉट ट्राई टू बी टू डेमोक्रेटिक। मगर मसला ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर शहादतें होती हैं, सैलाब, इन चीज़ों पर थोड़ी तनकीद होती है। फ़ौज पर तनकीद तो उन्हीं बातों पर होती है कि आप कभी 2011 में जनरल पाशा एक्टिव हो जाते हैं, कभी 2014 में ज़हीरुल इस्लाम एक्टिव हो जाते हैं, कभी 2017 में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एक्टिव हो जाते हैं। इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, सियासतदान जेल में होते हैं। पहले माजी में नून लीग शिकायत कर रही थी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के हवाले से, आज मौजूदा तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है। तो ये बॉर्डर पर शहीद होने वालों के लिए और जो सैलाबों में काम कर रहे होते हैं उन पर थोड़ी तनकीद हो रही है। देखिए शाहजेब साहब, तनकीद बड़ी अच्छी चीज़ है कंस्ट्रक्टिव अगर हो, लेकिन तनकीद के भी कोई पैमाने होते हैं, रेड लाइंस होती हैं। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपका गालम गलौज शुरू कर दूं, आप एक हद तक मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं आपके घर तक पहुंच जाऊं। एक रेड लाइन क्रॉस जब हो जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर, और दुश्मन का काम आप कर जाएं, आप तमस्कर उड़ा दें शहीदों का, आप तनसीबात उड़ा दें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कहीं भी नहीं होता, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो होता ही नहीं है। आप क्या CIA के अंदर जाके काम कर सकते हैं? अमेरिका के अंदर नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में नहीं कर सकते। क्या रियासत के ऊपर आप बंदूक उठा सकते हैं? मैं उठा सकता हूँ, कोई और उठा सकता है? नहीं उठा सकते, कितने भी आप ताकतवर हों। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब तक शाहजेब साहब ये निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। आप सबकी कंबाइन हुकूमत ले आए, आप इकोनॉमिक मेल्टडाउन रोक लें, आप इन्वेस्टमेंट्स ले आए, लेकिन अदल और इंसाफ का कानून ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो चल ही नहीं पा रहा। अब मैं क्रिटिक हूं नून लीग का, मर मर के उन्होंने पंजाब में एक अच्छा काम किया कि रोटी सस्ती कर दी, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। अब आप मुझे बताएं, कभी आपने दुनिया में बात सुनी होगी कि गरीब को रोटी मिल रही है सस्ती, चाहे वो एक इलाके में, शहर में, पूरे सूबे में, पूरे पंजाब में, या एक कमरे तक महदूद है, लेकिन सस्ती रोटी तो मिल रही है। अब सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर आ गया है कि आप सस्ती रोटी नहीं खा सकते। जो गरीब 2 रोटियां खा सकता है एक रोटी की कीमत में, उसके बच्चे का पेट भरने से रोक दिया है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट आ गया है। आपने जो सेनेट में तकरीर की, सर हमें कानून साजी करनी पड़ेगी सर, उसमें आपने जो अपनी अपर हाउस और लोअर हाउस में करना पड़ेगा काम। आपने जो सेनेट में भी कराएंगे, समराइज भी कराएंगे, डिफाइन भी करेंगे। अब नहीं सर चल सकता जिस तरह चलता रहा है। रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया अदालती कार्रवाई की वजह से। कहां से उसकी कॉम्पनसेशन क्या है? भुट्टो साहब को आपने फांसी दे दी, 46 साल बाद बता रहे फांसी गलत हो गई भाई, उसका आप सिंबॉलिक की कोई सजा दे दे। 14 साल आपने जजाई साहब को अंदर रख लिया बगैर सबूत के, कौन सा कानून था? आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद करके उनको फारिग कर दिया। आप क्यों हैं? आप कमरे के अंदर भी हैं, आप निकाह के अंदर भी हैं, आप रेकॉर्ड एक्ट के अंदर भी हैं, हम नस्ला टावर के अंदर भी हैं, आप हर चीज के अंदर है। तो सर फिर आप चलाएं, हम नाअहल निकम्मे लोग चले जाते हैं। मतलब ये तो नहीं है, हम तो कह रहे हैं। मतलब ये जाहिर है जो अदलिया का किरदार है उसके ऊपर तो सवाल है, और जो आप सवालात उठा रहे हैं, चाहे रेकोडिक हो, उसके अलावा स्टील मिल का मामला हो, दीगर मामलात हो, मईशत को अदालती फैसलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मगर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था। जनरल बाजवा भी मानते हैं, जनरल फैज़ हमीद ने किस तरीके से किरदार अदा किया साकिब निसार के साथ मिलकर इमरान खान को सादिक अमीन डिक्लेयर कराने के लिए, वो मानते हैं। JIT जो थी उसमें फ़ौज के अरकान मौजूद थे, उन्होंने कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, आज ये बात मानी जाती है। इसके अलावा धरनों में इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो फिर आप तो एक तरफ की तनकीद कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ भी तो अपना जो सिमत है और किबला है वो सीधा करेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अदलिया को ठीक होना है, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने अपनी सेनेट में भी तकरीर में ये बातें की हैं, मगर दूसरी तरफ से
से भी तो उन्हें भी तो अपना किबला ठीक करना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है। वाडो साहब, शाहजेब साहब बहुत अच्छी बात की आपने शाहजेब साहब, लेकिन अगर आप अदालती निजाम के तहत बेल दे देते हैं तो अगर वो बेल दे देते तो मैं कैसे रोकूंगा? जब आप फांसी पे चढ़ा दें, जब आप बेलें दे दें, तो फिर आप उनको तो तब मुरज़्ज़बा सबाएंगे ना जब आप अपनी सिम्पटी करेंगे। मुझे आप बताएं, कभी आपने सुना कि अदालतें खुली हैं किसी गरीब बेवा का घर छुड़ाने के लिए, किसी रेप विक्टिम के लिए, किसी मर्डरर के लिए? 2700 अरब रुपए फंसे हुए स्टे ऑर्डर के तहत। आप छोड़ दें शाहजेब साहब कि क्या होता रहा, क्या हो रहा है। सर सस्ती रोटी देने पर स्टे ऑर्डर आ गया है। बस जरा उस पॉलिसी के ऊपर डिटेल से बात हो सकती है, मगर अब माजी के केसेस की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की। अभी पिछले दिनों एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 कन्विक्शन आई हैं, जिसमें आप कह रहे हैं तलाकों के अंदर घुस जाते हैं, इद्दत के अंदर घुस जाते हैं, इद्दत के मामले पर सजा दे दी, एक हफ्ते के अंदर 3 कन्विक्शन दे दी। आज नून लीग कह रही है कि ये तो ज्यादा फायदा इमरान खान को ही हो गया सारे के सारे मामले में। तो आज को बेहतर कर लेना, अगर 35 साल पुराने और 45 साल पुराने मामला अदलिया नहीं बेहतर कर रही है तो बाकी सब भी बेहतर कर लेना। इस वक्त भी तो हो रहा है ये सब। शाहजेब साहब, तो मैं क्यों कहता हूं कि एक्सपायर्ड लीडर्स को जाने दें, नई पौध इन्हीं पार्टियों में से आगे आने दें। अब हम इस लेजिस्लेशन करेंगे, करवाएंगे, सेनेट के पेटी बंद बाई बनवाऊंगा। अब मैं, अब पीटीआई का आदमी जाएगा, नून का जाएगा, पीपल्स पार्टी का जाएगा, एमकेएम का जाएगा, मौलाना का जाएगा, हम खड़े होंगे साथ। हमें प्रिंसिपली यूनाइटेड होना पड़ेगा। ये हमारी वीकनेसेस है, इतनी बड़ी बड़ी हमारी कमजोरियों की फाइलें हैं सियासतदानों की। भाई कमजोरी छोड़ दो भाई, अब तो बुढ़ापे पे आ गए, मरने वाले हो, कमा लिया। लेकिन आप जब नया चांस देते हैं तो आप लीगल बैटल, लीगल लॉ, अब लॉ हम बनाएं, इंप्लीमेंट हम कराएं, पास हम कराएं, तशरीह कोई और कर दे। ये नहीं हो सकता। मगर आपने शाहजेब साहब, मैं एफिडेविट साइन करूंगा तो जज भी साइन करेगा, जनरल भी साइन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शराब आपके लिए हलाल है और मेरे लिए हराम है। मगर इसमें इस सब में मसला ये है कि आपने एक प्रोग्राम में कल ये बात भी कर दी कि 2 जो जजेस हैं, जिनमें से एक सर्विंग है, एक गालिबन रिटायर हो गए, उन्होंने जो 25 मई 2022 वाला इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था और इस्लामाबाद आके उन्होंने धरना देना था, वो उनसे राब्ते में थे। वो कौन जजेस थे? शाहजेब साहब देखिए सर, मैं 2 चीजें बार बार बोल रहा, देखिए मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। मैं 2 चीजें बार बार बोल रहा हूं। एक जो मैंने कहा, बिल्कुल आपने उसको सही समराइज किया, 2 जजेस थे, एक रिटायर हो चुके, एक आज आला अदलिया में मौजूद है। धरने के दौरान कंटेनर के अंदर खान साहब से बात की गई, उसमें इनडायरेक्टली भी बात हुई, डायरेक्टली भी बात हुई, खास की भी बात हुई। एक बहुत बड़े मनसब के उसी इदारे के, अदलिया के इदारे के जा चुके थे, उनसे भी बात हुई। बुला लें मुझे चीफ जस्टिस साहब, मैं उनको सब नाम दे देता हूं, आप डायरेक्शन मार्क कर दें, पता करा लें। मैं अरशद शरीफ के कत्ल का बार बार 1.5 साल से पीट रहा हूं कि अगर वो आपसे मुझे बुलाए, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं सर, मैं बता सकता हूं इस कमरे में था, उधर था, ये था, आपको क्लू मिल जाएगा। आप क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि जिस दिन अरशद शरीफ शहीद का मर्डर खुल गया, उस दिन पाकिस्तान की 75 साल की डायरेक्शन स्पिक को सीधी सद में चलना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि बेरहमी से कौन 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 दोस्ती में किस हद तक जा सकता है अपनी पावर के लिए। अगर आप शाहज़ा अगला कोई प्रोग्राम करें जिसमें मगर आपने 2 जजेस की बात की, आप रिटायर्ड जज का नाम तो बता दें जो राब्ते में थे। शाहजेब साहब, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूं। मगर नाउ मतलब जो 25 मई का धरना था, उसमें एक 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन नहीं है अब अदालत में, जस्टिस मज़ाहिर नकवी वो भी नहीं है अब अदालत में। बाकी 2 रह गए, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी। याया अफरीदी साहब ने तो इमरान खान साहब पर कंटेम्प्ट लगाने के हवाले से कहा था कि ग्राउंड बनता है, वो भी माइनस हो गए। बाकी बचे जस्टिस मुनीब अख्तर। आपने कहा कि वो जो जज हैं वो एक ज़माने में नवाज शरीफ को भी रिलीफ देते थे, आज इमरान खान की बात कर रहे हैं तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं हो सकते, तो कौन है? शाहजेब साहब देखिए, आप एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट एंकर हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन सर आपको देख देख के हम भी सीख गए। आप मुझे पता घुमा के बहुत चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन सर अब मैं भी थोड़ा सीख गया हूँ। सो मैं विद इन द सिस्टम चल रहा हूँ, विद इन द रिस्पॉन्सिबल एरिया चल रहा हूँ। तो यू हैव टू वेट सर कि चीफ जस्टिस साहब बुलाते हैं तो मैं बता दूंगा, नहीं बुलाते तो एक हद तक मैं रुकूंगा। फिर मैंने अरशद शरीफ साहब की बातें आपको कही थी कि मैं फिर आप लोगों के आगे रख दूंगा। साहब मगर आपने जैसे बाबर सत्तार के हवाले से एक बड़ा गलीज़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ज़ाहिर वो
माजी में भी मुतालिक जजेस के हवाले से हो चुका है। आप कह रहे हैं कि वो जवाब दें। सर वो क्यों जवाब दें? हुकूमत एक्शन लेके क्यों सोशल मीडिया पर ये सारी की सारी बकवास उनके बारे में की जा रही है? अगर ये दुरुस्त है तो हुकूमत रेफरेंस भेज दे, एक्शन ले ले। हुकूमत के पास पूरा डेटा होगा हर चीज़ का, बजाय इसके कि एक जज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसने हिम्मत की है बाकी जजेस के साथ बोलने की। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो गंद है उसका जवाब दे। वो तो आपके बारे में भी हो सकता है, मेरे बारे में भी हो सकता है। कौन जवाब देगा? एक जज कैसे जवाब देगा? शाहज़ेब साहब मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए शाहज़ेब साहब, बाबर सत्तार साहब को मैं नहीं जानता। मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं जब कैबिनेट का फेडरल मिनिस्टर था और इनकी अपॉइंटमेंट की बात आई थी तो बहुत मिनिस्टर्स ने नेगेटिविटी इनके ऊपर की थी। तो मेरी जजमेंट उस वक्त ये एनालिसिस में आया था कि आदमी ठीक होगा जो इतनी बुराई करे, क्योंकि यूजुअली शोर उसके लिए मचता है जो ठीक काम कर रहा होता है। चंद साहब ने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मेरे खिलाफ लिखता है, हमारे खिलाफ बोलता है, ये नहीं बनना चाहिए जज। और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत भी की पार्लिमानी कमेटी में उनकी तैनाती की। लेकिन सर बाकी मिनिस्टर्स का नाम चंद साहब भी नहीं बता रहे, और ये बात जब ब्रीफिंग दी मिनिस्टर्स ने तो फिर इमरान खान साहब इस कंक्लूजन पे आए थे। तो जो सच है सच है, झूठ है। तो आप मिनिस्टर का नाम बताए ना। देखिए नहीं शाहज़ेब साहब, इट वुड बी ऑड। देखिए शाहज़ेब साहब, मैंने ये कहा कि बाबर सत्तार साहब की हर आदमी कह रहा है कि उनकी बड़े ऑनरेबल आदमी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। तो अगर हम पे भी जब ब्लेम चलते थे तो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाती थी, हम देते भी थे। तो एक जज की रेपुटेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन का। जज की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती, वो केस का मेरिट पे फैसला करना चाहिए उसको। अगर वो इफ़ ही डजंट लाइक मी और मेरा कोई केस मेरिट पे, मुझे ये डर ना हो मुझे पसंद नहीं करता तो मेरा केस खराब कर देगा। मेरे साथ हुआ ऐसा। लेकिन एनीवेज मैं कह रहा हूँ अगर इतने ब्लेटेंट ब्लेम्स डल रहे हैं तो फिर आप क्लैरिफाई कर दें। और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है और उसमें 1% भी वजन है और वो आपके ऊपर चार्ज बन जाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर एक्शन दे। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो यही होगा ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो फोरम है, किसी भी कोई ट्रोल उठ के किसी जज के बारे में बात कर दें और वो वजाहतें देता फिरे, ये तो दुनिया भर में नहीं होता, ये जज का काम नहीं है। तो कोई जिम्मेदार आदमी ने बात की हो तो बात भी की जाए। तो ट्रोल्स बात कर रहे हैं तो आप कहें कि जी मेरी नज़र में ये इन्फॉर्मेशन जो है जैसे बाबर सत्तार साहब के हवाले से इसमें वजन है, तो फिर बाद मैं आपसे डिबेट भी करूं। जो ट्रोल्स हैं उनके बयानात पर कैसे एक जज को क्यों क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? शाहज़ेब साहब, मैं आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू की भी कदर करता हूं। ये एक और एस्पेक्ट है जिससे देखना चाहिए, और इस जाविया में भी गलती नहीं जो आप बात करें। लेकिन अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं शाहज़ेब साहब 3 जजेस के सामने हाजिर हुआ। एक थे जस्टिस अता बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। सो उनके पास पावर थी कि वो फांसी में भी चढ़ा सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी उस मनसब की। नहीं दी। आपको क्यों फांसी चढ़ा सकते हैं? ऐसी कोई ताकत नहीं है उनके पास कि आपको एक और केस में किसी और केस की फांसी चढ़ा देते हैं। नहीं शाहज़ेब साहब, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं कि उनका पावर है ना, अनलिमिटेड पावर है उनके पास। ठीक है, केस टू केस है ना, मतलब कत्ल का मुकदमे में थोड़ी थे आप। बट ताकतवर है ना। लेकिन उनके कंडक्ट से अगर एक आदमी 10 कदम आगे बढ़ जाता है, अगर मुजरिम है तो सजा लेके अपना को बेहतर कर लेता है, और अगर एक आदमी मुल्जिम है या उस पर इल्ज़ाम है वो एक चीज़ की माफ़ी करके 10 चीज़ें और आगे बढ़ता है। तो मैं उनके कंडक्ट, उनके एटीट्यूड, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी फेयर साइड होने से आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर होकर नहीं गया था। लेकिन मैं आगे बढ़ा कि सर मैं ये मॉरली सीट भी नहीं रख सकता, तो मैं तहरीक इंसाफ की ये सीट भी वापस करूंगा। मैं किसी का बाप भी मुझसे वो सीट नहीं ले सकता था वैसे, मगर कानूनी तौर से। मगर उन्होंने तो आपको वो जो बेंच था उन्होंने तो आपको 2 ऑप्शन दिए थे ना कि या तो आप ताहयात नाअहली कबूल करें या फिर सिर्फ इस टर्म की नाअहली कबूल करें तो इस्तीफा दे दें। तो फिर आपने दे दिया। नहीं सर, नहीं एक मिनट सर, मैं क्लियर कर दूं उसके अंदर। देखिए नहीं सर शाहज़ेब साहब, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। देखिए मेरे पास तो ऑर्डर शीट है ना, तो मैं ऑर्डर शीट आपको भेज दूंगा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। आई एम नॉट चैलेंजिंग एंड डाउटिंग योर न्यूज़ ओवर द न्यूज़। लेकिन सर जो एक्चुअल मेरे ऊपर था वो ये था कि इफ़ यू रिग्रेट, अगर आप उसको रिग्रेट कर लेते हैं तो मैंने कहा सर मैं रिग्रेट के साथ साथ माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, आपका टाइम ज़ाया करने के लिए। और इसीलिए मैं बहाल हुआ। जो मेरे साथ सेनेटर साहब थे वो डीसीट हुए, फिर मैंने रिज़ाइन किया। ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं आपको वो 100% आपको वो ऑर्डर शीट भिजवाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि सर मुझे तो सर बगैर ट्रायल के भी तो डिस्क्वालीफाई किया था ना सर, आप इसको भी समझे ना सर। आप अगर फॉर्म पे लिखते हैं, अब आप दोबारा बड़ा मजेदार होता है। अब आप दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं, आप दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोट से आए हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? एमक्यूएम के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं? शाहज़ेब साहब मैंने कल लिख के दे दिया है सेनेट में कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी का ना हिस्सा हूँ
ना बन रहा हूँ। तो बावड़ साहब फिर ये कहना चाहिए ना कि असल में वाकई आप और नकवी साहब असल में वाकई आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग आज़ाद हैं। हाँ। आज़ाद वो नहीं है जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया। नहीं सर, हम तो बिल्कुल सर, फैक्चुअली आई एम नॉट शाइंग अवे, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग तो आज़ाद हैं, इसको तो डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा मैं। वो आज़ाद नहीं है जिन्होंने आपको नकवी साहब को वोट दिया है। सर देखिए, फिर हम तो ये कह सकता हूं मैं आपको जवाब में कि सर मेरा एटलीस्ट फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, मेरा फॉर्म 47 बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। अब ये हम आपने बात कर दी क्योंकि एमकेएम के फॉर्म 47 पर आपने बड़ी दिलचस्प बात की थी और मुझी से बात करते हुए की थी कि एमकेएम का हाल ये है कि वो 22 में से 25 सीटें भी जीत सकते हैं, तो मुझे इस पर भी हैरत नहीं होगी उनके वोट पर आप आए। नहीं, मैंने बिल्कुल आपके शो का मुझे याद है, शहजाद साहब भी आपके साथ है, बिल्कुल याद है। तो अब भी इस बात पर कायम है। देखिए शाहजेब साहब, मेरे फॉर्म 47 में छोले नहीं खा सकते, एक्यूरेट एंड करेक्ट। अच्छा फैज़ल साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि कोई ना कोई दरवाज़ा है, क्योंकि देखें जो भी इमरान खान साहब कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस है। 2019-20 में फिर नवाज शरीफ ने नाम लेना शुरू किया, बराह रास्त फिर बाद में तनकीद की जनरल बाजवा पर, जनरल फैज़ हमीद पर, और वहाँ से डायलॉग का दरवाज़ा खुला, प्रेशर आया। तो इमरान खान साहब भी अब जो बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास मैंडेट है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो एक रास्ता खुलेगा जिस तरह नवाज शरीफ के लिए खुला था। शाहजेब साहब, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सवाल किया और आपको ये एक पॉइंट दे भी देता हूं कि सर अगर कानून बदलना भी पड़ा तो असेंबलियां और सेनेट वो कानून बदलेगी। 9 मई की इंप्लीमेंटेशन हर हाल में होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी whoever is involved, whether I'm involved or you are involved, अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे उसके लिए कानून के अंदर चेंज भी लाना पड़े तो वो भी होगा। मगर जब आप ये कह रहे हैं तो आपको लगता है इमरान खान साहब भी उसमें फंस सकते हैं? बिल्कुल जी, कानूनी तौर पे तो उनको फंसा दिया सबने मिलकर, और बंदूक उनके हाथ में दी, कारतूस भी उनको दिए, बुलेट्स भी डलवा दी और ट्रिगर पे गोली भी चलवा दी। ये तो कोई दो नहीं है। और आप तो मैं उस बात पे भी कायम हूं शाहजेब साहब कि जो व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं बार बार कह रहा था 1-1.5 साल से कि वो जो शहजादे आज चैंपियन बने हुए पीटीआई के, वो व्हाट्सएप की हदायत कि किसने किसको गाली देनी है, किसने क्या करना है, वो व्हाट्सएप भी जाके सबमिट करा चुके हैं। तो जो नज़र आ रहा है वैसा है नहीं, जो पीटीआई की ईमानदार शख्सियतें आपको रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आ रही हैं असेंबलियों में। अरे व्हाट्सएप आपको देखना पड़ेगा। आप जेन्युइनली इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, मगर जब आप बात करते हैं तो आप इस तरह उनको कह रहे होते हैं जैसे वो मिसलीड हो जाते हैं और लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बहुत करीब रहे हैं उनके, आपको लगता है वो मिसलीड हो जाते हैं या फिर जो भी बयानात आ रहे हैं, जो भी पॉलिसी आ रही है वो उनके तहत ही आ रही है? किसी में हिम्मत है नहीं कि उनके बरखिलाफ कोई बात कर रहा होगा? शाहजेब साहब देखें, जो लीडर्स का प्रॉब्लम ये है सर पूरी दुनिया में कि जब वो अपने वर्कर को थपकी लगाते हैं तो वर्कर की रफ्तार रॉकेट हो जाती है। वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, ना वो माँ बाप को देखता है ना कुछ देखता है, वो आसमान की तरह रॉकेट की तरह चलता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन तो लीडर्स करते हैं, लेकिन लीडर भी इंसान है ना, उसको ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। उसमें दाएँ बाएँ जिन भी होते हैं, ख़ास भी होते हैं, उसमें सांप कीड़े भी होते हैं, वो पंप करते हैं। वो कहते हैं आपकी, मैंने तो खुद सुना है सर, मैंने उन मौलवी साहब को भी देखा है, मैं नाम लूंगा तो क़यामत हो जाएगी, जिनकी बहुत फॉलोइंग है और उन्होंने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। तो मैंने खान साहब को कहा सर जान छुड़ाएं, मारे जाएंगे सर इन चक्करों में। ये मैं वजीर आज़म हाउस के कमरे के अंदर बात कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो सर मैं वो भी बता दूंगा। तो जब आप इंसान को उस हद तक ले जाएं तो सर इंसान फिर गुमराह भी होता है ना, क्योंकि इंसान है तो वो फिर आसमान से बातें करता है। वो हवा का रुख भी कहता है कि हवा का रुख बदल गया है जब हम पे टेयर गैसिंग चली है, ये भी आपने सुना था। तो सर मैंने हार्पिक की मिसाल भी दी, मैंने जहर का डलते हुए प्लेट की भी मिसाल दी। आप लॉजिकली शाहजेब साहब अगर आप कंक्लूड करेंगे इन चीज़ों को और मेरी बातों को री इंस्टेट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए आसान हो जाएगी जो खान साहब को प्यार से देखते हैं। और खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों को पीछे इश्तियाल दिला के आ रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा सर, उन माँ बाप का क्या होगा जिनको आपने 9 मई के अंदर कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? वो माँ बाप पे क्या गुजर रही है, उनको तो इंटरव्यू करें सर, वो आपको बताएंगे असलियत। सर आप उन बच्चों को किसी तरह इंटरव्यू कर लें, अगर वो आपके बच्चे ने, आप माँ बाप से कर लें शाहजेब साहब,